स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी चैप्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर ज्योग्राफी से रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती हैं। देखो, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में जो है वो एग्रीकल्चर आता है हमारा, और हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर में ही जो भी कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो सारा कुछ मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है और टर्शरी सेक्टर में उसे सेल किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखें तो दोनों सेक्टर्स को जो संभालने का काम है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन में इसके डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing। मतलब जब गुड्स के लार्ज क्वांटिटीज़ को मतलब रॉ मटेरियल्स को जो है कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, ठीक है, जिसको हम सेल कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे फिनिश गुड बनाने का काम होता है, उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी नेशन की, वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड भी बन के कहाँ से तैयार होंगी? जब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी। इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों जो सेक्टर्स हैं वो इसी सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे टर्शरी हो। तो एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो तभी बढ़ सकती है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कर सके और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बना सके। ठीक है, तो ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कि वो आखिर कौन से सेक्टर में आते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। यानी इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस भी जान लेते हैं। वैसे हमने अभी देख ही लिया कि मैन्युफैक्चरिंग को जो है, इंडस्ट्रीज़ को जो है बैकबोन माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या करता है? रिड्यूसिंग डिपेंडेंस। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस का मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जॉब करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ इतनी थी नहीं, लोगों के पास इतना काम नहीं था। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड रहते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ बनना सेटअप हो गया, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई, जिसके बाद ही टर्शरी सेक्टर जो है वो आया मार्केट में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर ने बहुत जो है रिलैक्सेशन दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ से हट के कहाँ आने लगे? इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, मतलब जो दिखते थे कि एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका काम बनता नहीं था, उतने पैसे उनको मिल नहीं पाते थे, कभी फसल ख़राब हो जाती थी तो उसके लिए भी वो उनका नुकसान होता था। तो इसके बाद जब ये इंडस्ट्रीज़ आई तब ये सारी जॉब की जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो जॉब काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। तो पहला काम है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, ये इसकी मेजर इंपॉर्टेंस है। देन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी भी रिड्यूस इसी तरीके से कर रहा है कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है लोग कमाएंगे, तो प्रोडक्ट ये पॉवर्टी भी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जब ख़त्म होगी तो पॉवर्टी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, लोगों को काम मिलेगा, तो अपने आप ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, देन थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कैसे आता है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर का पैसा। ठीक है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो है वो कैसे आएगी? जब तक हम गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा। अब गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हमें उसे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जो है बहुत ही वैल्यूएबल रोल किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो अगर कंट्री एक्सपोर्ट कर पा रही है तो उसका रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और
कंट्री उससे क्या अर्न कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, लास्ट है नेशनल प्रोस्पैरिटी। ठीक है, समृद्धि या फिर हम वेलफेयर कहें, अगर नेशनैलिटी की वेलफेयर जो है वो किससे क्रिएट हो रही है, जो भी कंट्री जो है कन्वर्ट करती है अपने रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल फिनिश गुड बनाने के लिए, उन कंट्रीज़ के हायर चांसेस होते हैं कि उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मतलब उसमें जो है इजाफा होता है, इकोनॉमी में इजाफा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में धीरे धीरे जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, सेल कर रही है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहा है। तो हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं भले ही, लेकिन धीरे धीरे हम उस प्रोसेस को अपना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो बात हुई इम्पोर्टेंस किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। और कुछ बातें हम जान लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, बिना इंडस्ट्री के देखो एग्रीकल्चर भी इतना जो इम्प्रूव हो पाया है। ठीक है, आज लोग किसान जो है इतने सारे जो हेल्पफुल मशीन्स से काम करते हैं। ठीक है, उनके पास काफ़ी मशीन्स हैं जिसकी हेल्प से वो इजीली एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मशीन्स जो है, टूल्स जो है, वो भी पहले उनमें बहुत मेहनत लगती थी, अब इजी मशीन्स आ गए हैं। वो सब कहाँ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री भी किसी मायने नहीं रखती, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के जो है गुड्स बन नहीं सकते। ठीक है, जब तक क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तब तक इंडस्ट्रीज़ जो है मैन्युफैक्चर कैसे करेगी कोई भी गुड्स को। ठीक है, तो दोनों का ही जो है बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में, और दोनों ही साथ चलते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अराउंड कितना 17% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब जितना भी जीडीपी होता है इंडिया का, उसका टोटल जो है 17% जो है हम देखें तो वो कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। देन अवेलेबिलिटी ऑफ, इट्स नॉट एबिलिटी, इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हम पहले जगह देखते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, क्या क्या रॉ मटेरियल, साथ ही साथ अब रॉ मटेरियल देखो, जहाँ जिस जगह पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे अगर इजीली हमें रॉ मटेरियल मिल जा रहा है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, देन लेबर, अगर हमें लेबर भी जो है आसपास मिल गए, हमें दूर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूर से कोई आना भी नहीं चाहेगा। लेबर जो आसपास के हैं अगर वो मिल गए तो वो सस्ते में भी काम कर सकते हैं। देन कैपिटल, पैसा भी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो वो जहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, उस एरिया में अगर मान लो पावर हर समय जाती रहती हो, ठीक है, बिजली हमेशा जाती रहती हो, तो काम कैसे होगा। तो ज़रूरी है कि हम ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जो है वो अच्छी हो। देन मार्केट, मतलब हम जो है मान लो 25 किलोमीटर दूर है हमारा मार्केट और हम उसके आसपास कोई भी हमारा इंडस्ट्री नहीं है, बहुत दूर है हमारा, मतलब 25 किलोमीटर दूर है। तो वो 25 किलोमीटर का गैप फुलफिल करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि और पास में हो हमारा मार्केट हमारी इंडस्ट्रीज़ के, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो बच जाए। ठीक है, ये 25 तो मैंने बहुत कम बोला, बल्कि और भी ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाती है, कभी कभी बहुत दूर हो जाता है इंडस्ट्री और मार्केट के बीच का गैप। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों का टाइम भी कंज्यूम होता है, पैसे भी खर्च होते हैं। ठीक है, लेबर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री को कभी कभार बहुत लॉस भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अवेलेबिलिटी होने के वजह से जो है बहुत सारे पैसे हमारे बच जाते हैं अगर हम ये सारी चीज़ों को देखकर इंडस्ट्री को सेटअप करें। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि लोकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसकी कैटेगरी में देखें तो अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो दो तरह की इसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। देन दूसरा है आपका ओनरशिप।
ओनरशिप में अगर हम देखें तो इसमें 3 कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज़ आती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव। देन लास्ट है आपका रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखें तो लाइट इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़। ये जो 3 क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ की, इसके बारे में ही हम जान रहे हैं। मतलब ये क्लासीफाई किया गया है कि इंडस्ट्रीज़ को इन कैटेगरीज में बांटा गया है कि अगर कैपिटल इन्वेस्ट हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल। एंड ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है एंड कोऑपरेटिव भी है। और अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें तो इसमें 2 इंडस्ट्रीज़ आती है, लाइट एंड हैवी। ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस जो हमने जाना है, आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड चैप्टर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे वहाँ पर ये सब्सक्राइब करके इन नोट्स को ले सकते हैं। और अगर आपको इनसे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस को देखना है तो उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।